ट्रेन बचाओ छोटू दादा मुर्गी वाला। किशनगढ़ गांव में छोटू और लंबू एक रेल की पटरी के किनारे अपनी जीप दौड़ा रहे थे। ड्राइवर आएगा, ट्रेन दौड़ाएगा, लंबू जी। लंबू, भाई क्या बोलता, अभी अगर ट्रेन आ जाता ना तो रेस लगाने में एकदम रफ्चिक मजा आ जाता। तो ठीक है छोटू दादा, लेकिन आपका आवाज को क्या हो गया? अरे मैं को कुछ नहीं जानता होगा लंबू, कल एक उल्टा केला खा लिया था, तब से सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। उल्टा केला वो कैसे खाते हैं छोटू दादा? जास्ती चिंता विंता नहीं करने का क्या। तभी एक ट्रेन उनके बगल से गुजरने लगती है। पलट, तेरा ध्यान किधर है? ट्रेन तो इधर है, चलो रेस लगाएंगा। और वो दोनों ट्रेन से रेस लगाने लगते हैं। कभी ट्रेन आगे निकल जाती तो कभी वो दोनों आगे निकल जाते। देखे ना छोटू दादा, आखिर ट्रेन को पीछे कर न दिए। अरे लेकिन ये क्या है? तभी उनकी नजर एक विशाल मुर्गी पर पड़ी जो अपनी चोंच में एक बकरी को दबाकर भागी जा रही थी। मैं क्या बोलता, इधर तो कुछ गोलमाल हो रहा है भाई। ऐसा करो, रेस को बोलो टाटा बाय बाय और मुर्गी को लाइक और शेयर करो। अरे मतलब पीछा करो। और वो दोनों मुर्गी का पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वो मुर्गी एक जंगल में घुस जाती है और छोटू लंबू को रुकना पड़ता है। ई तो जंगल में घुस गई। टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। मैं क्या बोलता, अगली बारी मुर्गी दिखा ना तो इसका चिकन तंदूरी बना के खाएंगा मैं। और छोटू लंबू वापस गांव पहुंचकर सुरेश से मिलते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये वो मुर्गी ही है जो गांव से जानवर चुरा रही है। गांव के लोग तो कई दिन से परेशान हैं। अरे लेकिन मैं को तो कोई बताया ही नहीं। मुझे लगता है वो दोबारा जरूर आएगी। इस बार मैं हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करता हूँ और तुम लोग घंटी वाले बाबा से इसके बारे में पता करो। अगले दिन वो मुर्गी फिर से गांव से एक जानवर उठा के भागने लगती है। लेकिन तभी सुरेश हेलीकॉप्टर से उसका पीछा करने लगता है। वो मुर्गी फिर से जंगल में घुस जाती है और सुरेश भी उसके पीछे पीछे जंगल में चला जाता है। जंगल के अंदर वो मुर्गी एक गुफा के पास पहुंचकर रुक जाती है और अचानक एक दानव में बदल जाती है। सुरेश हेलीकॉप्टर से ये सब देख रहा होता है। तभी वो दानव जानवर को लेकर गुफा के अंदर चला जाता है। अच्छा, तो ये मुर्गी दानव यहाँ रहता है, लेकिन अभी मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अगली बार तैयारी के साथ आना पड़ेगा। और वो वापस गांव की तरफ चल पड़ता है। उधर छोटू लंबू घंटी वाले बाबा को सारी बात बताते हैं। अरे वो कोई साधारण मुर्गी नहीं, बल्कि एक दानव है जो एक सर्प मानव का गुलाम है। तुम्हें बाकी जानकारी वहीं जाके लेनी पड़ेगी, घंटी बजा के। अरे लेकिन मैं क्या बोलता, आप उनसे लड़ेंगे कैसे? ये लो, ये एक चमत्कारी केला है। से ही तुम इसे उसकी तरफ फेंकोगे, ये जादुई धुएं में बदल जाएगा और वो दानव तुम्हारे वश में आ जाएगा, घंटी बजा के। ये हुआ ना बात। जय हो बाबा घंटी वाले की। गांव पहुंचकर छोटू लंबू वैज्ञानिक सुरेश से मिलते हैं और एक दूसरे को पूरी बात बताते हैं। तो ठीक है, हमारे छोटू दादा आज ही जाकर पता करते हैं कि आखिर ये क्या गोलमाल है। अब लंबू, तुमको जास्ती हीरोपंती नहीं करने का क्या? मैं को सब मालूम है कि किसको कैसे निपटाने का है। छोटू लंबू हेलीकॉप्टर लेकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं और जंगल में गुफा के पास उसे लैंड करा देते हैं। फिर दोनों गुफा के बाहर छुपकर उस दानव का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो दानव बाहर निकलता है और छोटू लंबू को वहां देखकर उन पर हमला करता है।
लेकिन तभी लंबू बाबा का दिया चमत्कारी केला दानव की तरफ उछाल देता है और वो केला जादुई धुएं में बदलकर दानव के हमले को नाकाम कर देता है। धुएं के प्रभाव से वो दानव बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो छोटू लंबू का गुलाम बन जाता है। क्या हुक्म है मेरे मालिक? अबा हुक्म यह है कि अब तुम मेरे को बताएंगा कि तुम अपन का गांव का सब बकरी लोग को किडनैप काहे को करता है? मालिक, ये सब मैंने काल सर्प के कहने पर किया था। वो गुफा से बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए मैं ही उनका खाना लेकर आता था। काल सर्प? किधर होएगा ये तेरा काल सर्प? और वो दानव उन दोनों को गुफा के अंदर उस काल सर्प के पास ले जाता है। देखो भाई, हमको सब सच सच बता दो, नहीं तो तुमको भी दानव की तरह गुलाम बनना पड़ेगा। काल सर्प उन्हें बताता है कि उसने एक बड़े से गड्ढे में अंडे दिए थे, लेकिन ट्रेन की पटरी बिछ जाने के कारण वो मिट्टी में दब गए, जिन्हें वो ढूंढ नहीं पाया। इस वजह से उसने गुस्से में एक साधु के बेटे को डस लिया। उस साधु ने उसे श्राप दिया कि अगर वो गुफा से बाहर निकला तो जलकर मर जाएगा, लेकिन अगर कोई भला आदमी उसकी मदद करके वो अंडे ढूंढ दे तो उसका श्राप मिट जाएगा। मैं क्या बोलता, अपन से ज्यादा भला आदमी और किधर मिलेगा? समझो कि काम डन हो गया। लेकिन हम उन्हें ढूंढेंगे कहाँ? रेल की पटरी के किनारे एक बड़ी चट्टान के पास 3 अलग रंग के पेड़ हैं। बस उसके पास ही कहीं वो अंडे दफन हो गए हैं। अगले दिन लंबू, छोटू, जेसीबी और सुरेश हेलीकॉप्टर से उस जगह को ढूंढ लेते हैं जहां वो 3 पेड़ थे। तभी वहां से एक ट्रेन गुजरती है। लंबू, मैं क्या बोलता, इधर खुदाई करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं फिर से ट्रेन ना आ जाए। सुरेश हेलीकॉप्टर से पटरी को हवा में उठा लेता है और लंबू जेसीबी से वहां खुदाई करने लगता है। जल्दी ही उन्हें वो अंडे दिख जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें दूर से एक ट्रेन आती दिखाई देती है। अब लंबू, अंडे को फटाक से खींचना पड़ेगा, नहीं तो सबका इधर ही ऑमलेट बन जाएगा। अभी लंबू फटाफट जेसीबी से अंडों को बाहर निकाल लेता है और सुरेश हेलीकॉप्टर से पटरी को वापस बिछा देता है। तभी ट्रेन वहां पहुंच जाती है और सुरक्षित उस गड्ढे के ऊपर से निकल जाती है। अंडे वापस मिलते ही काल सर्प का श्राप टूट जाता है और वो छोटू, लंबू और सुरेश का धन्यवाद करता है। आए लंबू, आए। अरे लगता है हमारा आवाज भी ठीक हो गया। अरे ये तो गजब हो गया। आज का पार्टी हमारा तरफ से, आज का पार्टी हमारा तरफ से। बहुत समय पहले की बात है। एक बार छोटू और लंबू अपनी गाड़ी से सिंगरौली रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। आए लंबू, कितना साल हो गया है भाई चचा मुरारी को देखे। बड़े दिनों बाद मौका मिला है उनसे जाके मिलने का। हाँ छोटू दादा। अब गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाओ, कहीं हमारा ट्रेन ना छूट जाए। थोड़ी ही देर में वो दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। अरे हमको तो लगा ट्रेन निकल गया होगा, पर वो तो अभी आया ही नहीं है। तभी रेलवे स्टेशन पर अगली आने वाली ट्रेन का अनाउंसमेंट होता है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, किशनगढ़ जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। देखिए छोटू दादा, हम एकदम सही टाइम पे पहुंचाए हैं स्टेशन। तभी वहाँ एक ट्रेन तेजी से आने लगती है और स्टेशन के पास आने पर भी रुकती नहीं है। स्टेशन पर खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ट्रेन में बोगी की जगह घर थे, जिसमें से लोग चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रहे थे। अरे हमें बचा लो, हमारी मदद करो। आई लंबू, ये कैसा ट्रेन है भाई? जल्दी गाड़ी निकालो, पता किया जाए कि यहाँ हो क्या रहा है। हाँ छोटू दादा, जल्दी चलिए। छोटू और लंबू अपनी गाड़ी में ट्रेन का पीछा करने लगते हैं। आई लंबू,
गाड़ी को ट्रेन के आगे तक ले चलो। लंबू गाड़ी को ट्रेन के आगे ले जाने लगता है, तभी उन्हें ट्रेन के इंजन पर एक शैतान नजर आता है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ सोच पाते, वो शैतान उन पर हमला करने लगता है। लंबू जल्दी से गाड़ी को ट्रेन के पीछे लो, वहाँ हम लोग हमले से सुरक्षित रहेंगे। लंबू तुरंत गाड़ी को ट्रेन के पीछे ले जाता है और ट्रेन की पटरी पर चलाते हुए ट्रेन का पीछा करने लगता है। दोनों अपनी गाड़ी ट्रेन के पीछे लगा लेते हैं। थोड़ी ही देर में ट्रेन एक सुरंग से गुजरती है और सुरंग के खत्म होते ही वो एक शैतानी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ी दूर पहुंचकर ट्रेन एक जगह रुक जाती है। छोटू लंबू अपनी गाड़ी को पास ही छुपा देते हैं और एक चट्टान के पीछे छुपकर देखने लगते हैं। छोटू दादा, वो देखिए, वो शैतान लोग सबको ट्रेन से ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर रहा है। तभी वहाँ शैतान देव आ जाता है और अपने शैतानी सैनिकों से कहता है, अरे ये क्या, बस इतने से लोग? अरे मूर्खों, इतने कम लोगों को खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी। जाओ और लोगों को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। छोटू और लंबू दूर से छुपकर ये सब देख रहे थे। छोटू दादा, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। इन सब लोगों की जान बहुत खतरे में है। अबे हम करें तो क्या करें, हमारे पास अभी कोनो हथियारे नहीं है। अभी समझदारी इसी में है कि हम धीरे से यहाँ से निकल लें, वापस घर पहुँचकर देखते हैं कि क्या किया जाए। फिर छोटू और लंबू अपनी गाड़ी में बैठकर वापस टनल के रास्ते धरती लोक में वापस आ जाते हैं। आए लंबू, जल्दी से साइंटिस्ट सुरेश के पास चलो, हमें उसका मदद लेना होगा। थोड़ी ही देर में वो दोनों साइंटिस्ट सुरेश के पास पहुंच जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये बात है, मेरे पास एक अल्ट्रा फाइटर हेलीकॉप्टर है। मैं उसमें कुछ टर्बो मिसाइल और हथियार फिट कर देता हूँ जो शैतान को हराने में तुम्हारे काम आएंगे। सुरेश उन्हें वो अल्ट्रा फाइटर हेलीकॉप्टर तैयार करके दे देता है, जिसे लेकर छोटू और लंबू वापस उस टनल की ओर बढ़ते हैं। टनल के पास पहुंचते ही छोटू हेलीकॉप्टर को वहीं हवा में रोक देता है। क्या हुआ छोटू दादा, रुक क्यों गए? अरे वो बड़का शैतान छुटका शैतान से बोला था कि और लोग को लेके आओ, तो वो लोग पक्का ट्रेन लेके इधर ही सुरंग से आएगा, पर अब का बार वापस नहीं जा पाएगा। क्या समझे लंबू? हम समझ गए छोटू दादा, सब हथियार तैयार है। जैसा छोटू ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद उन शैतानों की ट्रेन उस सुरंग से तेजी से निकली। आए लंबू, चलाओ गोली, ये शैतान लोग अब की बारी बच के जाने ना पाए। लंबू और छोटू दोनों मिलकर उस ट्रेन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। देखते ही देखते ट्रेन में आग लग जाती है। शैतान अपनी जान बचाने के लिए उस जलती हुई ट्रेन को वापस अपने लोक की ओर ले जाने लगते हैं। छोटू दादा, देखिए, ये लोग तो वापस भाग रहा है। चलो फिर हम भी चलते हैं इनके साथ। छोटू और लंबू उस बर्निंग ट्रेन का पीछा करते हुए शैतान लोक में पहुंच जाते हैं और इससे पहले कि वो ट्रेन रुके उस पर टर्बो मिसाइल से हमला करके उसे नष्ट कर देते हैं। महाशैतान देव ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और हेलीकॉप्टर पर अपनी जादुई शक्ति से हमला करने लगता है। छोटू लंबू किसी तरह उस हमले से बचकर उस पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। छोटू दादा, हमको नहीं लगता कि बड़का शैतान पे गोली का कोई असर हो रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो ये हमको ही मार डालेगा। अरे ऐसे कैसे मार देगा? अगर गोली से काम नहीं बन रहा है तो अपने पास तो एक गोला भी तो है। ये कहकर छोटू ने सुपर भौकाल मिसाइल उस महाशैतान की ओर दाग दी। वो मिसाइल तेजी से उड़ते हुए सीधा उस शैतान के पेट में लगी और वो शैतान वहीं धराशायी हो गया। छोटू और लंबू ने तुरंत हेलीकॉप्टर से उतरकर पिंजरे से सभी लोगों को आजाद किया और ट्रेन के मालगाड़ी डब्बे में सबको चढ़ा दिया।
फिर हेलीकॉप्टर की मदद से उन सब लोगों को वापस धरती लोक में सुरक्षित लेकर आ गए। वापस आते ही सभी लोगों ने लंबू छोटू का धन्यवाद किया और खुशी से जश्न मनाया। अमीर वर्सेस गरीब की मिनी मोटर बाइक रेस। सिंगरौली नाम के एक गांव में पुनीत नाम का एक गरीब लड़का हुआ करता था। वो शाम को रेलवे स्टेशन पर समोसा बेचता था और दिन में कॉलेज जाता था। हर दिन कॉलेज से लौटते वक्त बाइक के शोरूम के पास ठहरकर उन बाइक्स को बहुत आस से देखता था। वाह, क्या जबरदस्त बाइक है, इन्हें खरीद कर चलाने वाले कितने खुशनसीब होते होंगे, ऐसा सोचता था। उसके कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बाइक पर आते थे। उसी कॉलेज में धनवीर नाम का एक बहुत ही अमीर लड़का हुआ करता था। वो एक दिन अपनी नई सुपर बाइक पर स्कूल आया। उसकी सुपर बाइक्स को सारे स्टूडेंट्स रुचि से देखने लगे। अरे वाह धनवीर भाई, फिर से नया बाइक खरीदा, कितने का है? क्या मैं इसे एक बार चला सकता हूँ प्लीज? क्या कहा? तुम ये बाइक चलाओगे? शक्ल देखिए अपनी, गरीब कहीं का। इसे मैंने अमेरिका से स्पेशल मंगवाया है और ये कितने की भी हो, तुम्हें क्या? तुम्हारी औकात से बाहर है। अब इसे देखना बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, कहकर उसकी बहुत बेइज्जती की। वो बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगे। पुनीत को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से चला गया। पुनीत के पिता एक गरीब कारपेंटर थे। उनका नाम श्रीनाथ था। एक दिन किसी के यहाँ अपना काम खत्म करके मालिक से पैसे ले रहा था, तभी उसने वहाँ एक पुरानी खटारा बाइक को देखा। ओके, हो गया भाई, क्या देख रहा है? ये बाइक तो बहुत पुरानी हो गई है और काफी टाइम से चली भी नहीं है और मेरे बेटे ने कार खरीद ली है, इसलिए इसे कोई नहीं चलाता और चाहो तो तुम ले जाओ, और लेकिन ये स्टार्ट होगी या नहीं ये मुझे नहीं पता। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मेरे बेटे को बाइक बहुत पसंद है, वो बेचारा कई दिनों से मांग रहा था, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा साहब। इस तरह श्रीनाथ उस बाइक को लेकर घर आया। उस बाइक को देखकर पुनीत खुशी से झूम उठा। अरे वाह पिताजी, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? मुझे अपनी बाइक पर घूमने की कब से आस थी। वो क्या बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच पिताजी, कहकर खुशी से नाचने लगा। फिर अगले दिन उसमें पेट्रोल डाला और उसे लेकर कॉलेज गया। कार और बाइक्स पर आने वाले बाकी स्टूडेंट्स उसे हैरानी से देखने लगे। कॉलेज खत्म होने के बाद पुनीत अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश किया, पर वो चालू नहीं हुई। क्या रे, स्टार्ट नहीं हो रही? लगता है तुम्हारा बाप इसे किसी कबाड़ी के यहाँ से उठाकर लाया होगा। इसका इंजन सीज हो गया होगा। कितना भी पेट्रोल डालो ये स्टार्ट नहीं होगी और इसे रिपेयर कराने की तुम्हारी स्थिति ही नहीं है। अब तेरे पास इस कबाड़ को धक्का मार के घर ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो बेचारा जब बाइक को धक्का मार के ले जा रहा था तो सब लोग उसका मजाक उड़ाकर उस पर हंस रहे थे। एक दिन कॉलेज के बाहर इकट्ठा होकर सब बात कर रहे थे। अरे कुछ पता भी है, ब्रेडस्टोन टायर कंपनी वाले इस बार हमारे गांव में बाइक रेस कंपटीशन के लिए आने वाले हैं। उसमें जीतने वाले को 3 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनकर पुनीत सोच में पड़ गया। घर पहुंचकर पुनीत बाइक कंपटीशन के बारे में सोच रहा था। अगर मेरी बाइक खराब ना होती तो मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लेता। तभी उसके घर के सामने एक गैस सिलेंडर वाला टेम्पो आकर रुका। फिर डिलीवरी बॉय सिलेंडर लेकर आया और उसके वहां रखकर चला गया। ये देखते ही पुनीत को एक आइडिया सूझा। वो मैकेनिक शॉप पर गया और कुछ वायर्स, मीटर्स, ट्यूब्स और पाइप्स लेकर आया। फिर गैस सिलेंडर को इन सब के इस्तेमाल से बाइक में जोड़कर फिट कर दिया। फिर बाइक को जैसे ही स्टार्ट किया वो स्टार्ट हो गई। अगले दिन बाइक रेस कंपटीशन के लिए सभी बाइक्स तैयार खड़े थे।
क्या है रे? तुम यहाँ बाइक रेस लगाने आए हो कि चाट पापड़ी बनाने? सभी उसके बाइक को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। थोड़ी ही देर में झंडा गिरते ही बाइक रेस शुरू हो गई और सारी बाइक्स आगे बढ़ने लगी। धनवीर अपनी सुपर बाइक में तेजी से आगे निकल गया। तभी सबसे पीछे चल रहा पुनीत ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाया और एक एक करके सभी बाइक्स को ओवरटेक करने लगा और देखते ही देखते वो धनवीर की बाइक को भी पार करके आगे निकल गया। वो रेस कंपटीशन बहुत देर तक चला और आखिर में पुनीत अपनी गैस बाइक पे सबसे पहले फिनिश लाइन क्रॉस करके प्रतियोगिता जीत गया। ब्रेडस्टोन कंपनी के मालिक ने 3 लाख का चेक पुनीत को दिया। ये देखकर वहां आए सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। पुनीत के पिता श्रीनाथ खुश होकर उससे कहा, बधाई हो बेटा, तुमने इतनी पुरानी बाइक को इतनी मेहनत से मॉडिफाई करके कंपटीशन जीत ही लिया। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें नई बाइक नहीं दिलवा पाया, पर अब तुम इन पैसों से अपने लिए नई बाइक खरीद सकते हो। नहीं पिताजी, जो बाइक आपने मुझे लाकर दी मेरे लिए वो ही सबसे बेस्ट बाइक है। ये पैसे आप रख लो, इन्हें हम लोग अपने घर के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर धनवीर और बाकी लोग अपनी गलती मानकर अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। मेरे को माफ कर दो पुनीत भाई। तब से पुनीत को देखकर और लोग भी अपनी गाड़ियों में गैस सिलेंडर लगाकर चलाने लगे।